हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और मैं हूँ आप सभी के सामने डीके चौधरी। मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। आज क्लास लेट होने का कारण यही था कि आज क्योंकि बरसात हो रही है तो नेट की दिक्कत होने लगी है, तो नेट नहीं आ रहा था। तो टेक्निकल बंदा लगा हुआ था नेट के लिए। कोई तार में कोई वायरिंग में दिक्कत थी, वो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग गया और इसी वजह से क्लास थोड़ी लेट रही। खैर, हमारा जो टॉपिक है आसियान चल रहा था, इसको हम थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक था आसियान। क्या टॉपिक था? आसियान। देखिए, यहाँ पर बात ये आती है कि भारत आसियान पर फोकस क्यों करता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, मतलब कारण दो है। आसियान भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आसियान क्यों इस पे फोकस करना चाहता है, उसका क्या एक बहुत बड़ा रीजन है क्या। देखो, दो तीन रीजन है। अगर मैं देखूं आसियान के साथ, तो मैं कुछ मैप लगा देता हूं। पहले मैं देख लेता हूं कोई 1 मिनट। मैं एक मैप लगा देता हूं, उससे ही थोड़ा समझाऊंगा, तभी समझ में आएगा। इंडो पैसिफिक एरिया। पैसिफिक एरिया। इंडो पैसिफिक। इमेज कहाँ है इसकी? इमेज आ जा। इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, 1 मिनट रुको बस। ये तो कोई भी चीज देखो ना, मिलती नहीं है टाइम पे। क्लियर? क्लासेस क्लियर नहीं है क्या? क्यों बेटा? क्लास क्लियर नहीं है? मेरी आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को। मैं एक दो इमेज इमेज ले लूं मैं, ताकि मैं इमेज आपको दिखा सकूं। अब साउथ चीन कहाँ गया यहाँ से? पैसिफिक ओशन। कॉपी इमेज। क्लियर है? ओके। देखिए, सबसे बड़े तो है, तीन कारण हैं इसके। पहली बात तो दक्षिण चीन सागर का जो क्षेत्र है, या जो एशिया पैसिफिक में जो द्वीपीय क्षेत्र है, ये खनिज और तेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक दूसरा कारण और है कि आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे बड़ा जो होता है वो यहीं से होकर गुजरता है। जैसे मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। अरे आजा यार।
कैसे काम नहीं कर रहा है यार ये। देखिए ज्यादा बड़ा मैप नहीं है, इमेज नहीं है, थोड़ा सा कट रही है, बहुत छोटी इमेज है ये, लेकिन फिर भी चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि देखो यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर हम देखें, जैसे ये आपका पूरा का पूरा रीजन जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में तुम देख रहे हो कि कुछ ये जो है आपका जो है, ये आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र भी यहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ जिबूती वगैरह है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा जो है आपका वेस्ट एशिया वाला पोर्शन भी आ रहा है, यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, भारत चाइना, ये साउथ एशिया के देश, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, जापान, साउथ कोरिया, ये आपका ये क्षेत्र जो है, और ये जो हमारा अमेरिका है, यानी कि अमेरिका के तट तक जाके ये जो है इंडो पैसिफिक एरिया है। अब इंडो पैसिफिक एरिया मैंने ये भी बताया क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर है, ये क्या है ये हिंद महासागर भाई साहब है। और मलक्का जल संधि जो यहाँ पर है, यहाँ से ये एरिया आपका प्रशांत महासागर का आ जाता है, ठीक है भाई। अंडमान सागर है वो हिंद महासागर में आ गया, और इसके अलावा जो इधर का जैसे साउथ चाइना सी है वो आपका प्रशांत महासागर में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटा देखा जाए तो इधर का क्षेत्र आपका प्रशांत महासागर का हो गया, इधर का क्षेत्र आपका हिंद महासागर का हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि हिंद महासागर यहाँ तक गुजर रहा है, ये पूरा जा रहा है, ये अमेरिका के तट तक जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको हम इंडो पैसिफिक रीजन कह देते हैं। हालांकि आज भी यानी कि हमारा जो व्यापार है, हमने इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बढ़ाई है, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, जबकि चाइना के साथ साउथ कोरिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का अच्छा संबंध नहीं है। राजनीति में जब कूटनीति की बात आती है तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया चाइना के जो है एक तरीके से अच्छे दोस्त नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है इनकी आपस में जो है 36 का आंकड़ा है, तो ये अपने आप ही हमारी दोस्ती इनकी तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि राजनीति में या कूटनीति में आपने देखा होगा कि इसी तरीके से सारा सिस्टम चलता है। तो मैं ये बताने वाला था कि इंडो पैसिफिक रीजन इंपोर्टेंट क्यों है। देखो इंपोर्टेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण एक तो ये है कि अमेरिका जैसा देश क्यों यहाँ फोकस कर रहा है, और जब अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका की जब इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो फिर भारत को भी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि ये यूरोप वाला पोर्शन है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसे चलता है, ये ऐसे होता हुआ, ये इस तरीके से होता हुआ, ये यहां से होता हुआ, ये इस तरीके से व्यापार होता हुआ जाता है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, ये मलक्का स्टेट है यहाँ पर, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि साउथ चाइना सी में चाइना अपनी उपस्थिति को बढ़ावा दे ही रहा है। साउथ चाइना का जो क्षेत्र है, साथ में जो छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, ये अपने आप में खनिजों के लिए और तेल के लिए बहुत अच्छे भंडार हैं। और आने वाला भविष्य, अगर सपोज करो कि जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो हम अपना सब्स्टिट्यूट भी ढूंढते हैं। भाई आज यूरोप को तेल का भंडार कौन उपलब्ध करा रहा है? रसिया। लेकिन कल को रसिया कहने लगे कि भैया देखो ऐसा है, मैं तो अपनी मनमर्जी चलाऊंगा, तो यूरोप के पास कहीं ना कहीं या एशिया में जो तेल के भंडार है उनका कोई ना कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है, ये वाला क्षेत्र। तो आने वाले भविष्य में ये क्षेत्र अपने आप में आज भी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। अमेरिका की आसियान देशों के साथ शुरू से ही अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने
जो है आसियान देशों के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू किया, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया और कहने लगा मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब चाइना यहाँ पर विस्तार तो देना चाहता है, लेकिन विस्तार भी इसलिए देना चाहता है, वो निवेश को बढ़ावा क्यों दे रहा है कि ताकि जो है वो कल को यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, ताकि उसकी सामरिक स्थिति मजबूत हो जाए। अब चाइना का यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे दबाव बढ़ा है, तो अमेरिका का दबाव कम होना शुरू हो गया है। तो फिर अमेरिका ने भारत को आगे करना शुरू कर दिया कि तुम भाई देखो ऐसा है, एशिया में तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है, तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम इस आसियान देशों के साथ यहाँ अपनी स्थिति को मजबूत करिए। क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि भाई कम से कम हम भारत को प्रमोट करके चाइना को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो लेकिन चाइना का भी यानी कि भारत को भी अपना फायदा है, क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो यानी कि साउथ चाइना सी के जो सदस्य देश है यानी कि इसके आसपास के देश हैं वहां तक तो वो अपना विस्तार नीति अपना ही रहा है, साथ में साउथ चाइना सी से वो हिंद महासागर की तरफ भी बढ़ रहा है। और उसके लिए मैंने जैसे बार बार बताया कि श्रीलंका में जैसे हब्बन टोटा बंदरगाह, यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान में सीईसी का उसने निर्माण कर दिया। ये इस तरीके से जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर बना दिया। जिबूती में उसने अपना सैन्य अड्डा बना दिया। फिर आपने देखा यहाँ पर म्यांमार में भी उसने बांग्लादेश के साथ भी चटगांव और बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कल को भविष्य में ये भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसमें यानी कि भारत भी यानी कि अमेरिका भी भारत को प्रमोट कर रहा है चाइना की, ताकि चाइना की पावर को कमजोर किया जा सके। अब इसमें फायदा खुद भारत को भी है, और भारत की भी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो ये कहती है कि हमें यहाँ पर सामरिक और आर्थिक स्थिति को ही मजबूत नहीं करना, हमें इन देशों के साथ अपने गहरे रिश्ते बनाने हैं और हमें सांस्कृतिक संबंधों पर भी बहुत अच्छा फोकस करके चलना है, ठीक है, ताकि हम अपने लोगों की कनेक्टिविटी को यहाँ बढ़ावा दे सकें। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि चलो एक कारण तो हमने समझा कि एक कारण तो ये था कि भारत यहाँ पर क्यों फोकस कर रहा है, या भारत के लिए ये अपने आप में क्यों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या उसके कारण क्या है। एक तो रीजन ये है कि व्यापारिक जो समुद्री व्यापारिक मार्ग है वो यहीं से होकर गुजरता है, साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। साउथ चाइना सी में चाइना की नालायकपंथी बढ़ रही है और जो नेविगेशन के रूल हैं उनको उसने मानने से मना कर दिया है। तो इसका मतलब वो साउथ चाइना सी में जब नेविगेशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वो अपनी स्थिति को बढ़ावा दे रहा है। कि जैसे फिलीपींस और वियतनाम दोनों पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कि भैया ये तो हमारे अधिकार क्षेत्रों का जो मिसयूज कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को उसने मानने से मना कर दिया। तो अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि भैया चाइना को रोकना तो पड़ेगा, अन्यथा चाइना 10 साल के बाद हमसे रुकेगा भी नहीं। तो फिर क्यों ना हम भारत के साथ अच्छी मजबूतियां बढ़ाएं, भारत के साथ अच्छा रिलेशन करें, और कहीं ना कहीं इसको काउंटर करने के लिए हम भारत को बढ़ावा दे देते हैं। इसमें भारत का भी खुद फायदा है। अगर भारत इसको साउथ चाइना सी में रोकेगा तो इसकी सामरिक स्थिति जो है हिंद महासागर की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भारत के लिए भी स्थिति मजबूत हो जाती है इससे, नंबर 1। तो इसलिए भारत भी आसियान, खासकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें आसियान के देशों पर सबसे ज्यादा फोकस करके चल रहा है, ठीक है। और खासकर उसका सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर के साथ उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हालांकि अधिकतर सभी देशों के साथ है मोस्टली। अब एक रीजन तो चलो ये व्यापारिक मार्ग हो गया। एक दूसरा रीजन तो एक तो ये हो गया व्यापारिक मार्ग जो यहां से होकर गुजरता है। दूसरा कारण हो गया साउथ चाइना सी और यहाँ के छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर खनिज भंडार काफी अच्छे हैं और साथ में तेल वगैरह भी है यहाँ पर। एक कारण ये हो गया। तीसरा कारण यहाँ पर ये है कि चीन को रोकना, और चीन को रोकने के लिए अमेरिका जो है प्रयास कर ही रहा है आसियान देशों के साथ। वो सैन्य जो है एक तरीके से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता, भारत भी कर रहा है
ताकि इसको यहाँ रोका जा सके। अब बात यहाँ पर ये भी आ रही है कि भाई चलो खैर इतना ही बहुत है, बार बार वही टॉपिक शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये दो तीन बहुत बड़े कारण हैं। एक तो खनिज, साथ में तेल, दूसरा कारण समुद्री व्यापारिक मार्ग, और तीसरा कारण साउथ चाइना सी। ठीक है, ये तीन सबसे बड़े कारण हैं कि जो भारत के लिए भी आसियान देशों के साथ मजबूती के साथ उसे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो खैर ये थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें लिखो, हम बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन और आसियान की। हमारी बात किसकी हो रही थी? हेडिंग लिखो, यूरोपियन यूनियन और आसियान, इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें लिखिए, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, जबकि यूरोपियन यूनियन जबकि यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का संगठन है। जबकि यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का संगठन है। अब लिखो, इसमें समानताओं की बात करें कि दोनों में क्या समानता है, तो समानताएं लिखो, समानताएं लिखिए। दोनों समूह या दोनों संगठन दोनों संगठन आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण पर बल देते हैं। दोनों संगठन आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण पर बल देते हैं। राजनीतिक एकीकरण पर बल देते हैं। देखो, आर्थिक एकीकरण का मतलब ये होता है, हालांकि यूरोपीय संघ जो है आसियान से ज्यादा मजबूत संघ है, एक तरीके से संगठन है, लेकिन आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या है कि जो भी सदस्य देश हैं उनका उद्देश्य आपस में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। और राजनीतिक एकीकरण का मतलब यह है कि अगर कोई समस्या है, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। जैसे आपने देखा कि रसिया का जब यूक्रेन के साथ संकट हुआ तो यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का साथ देना शुरू किया और रसिया के साथ अपने व्यापार संबंधों को तोड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वैश्विक स्तर पर समस्या आती है तो एक साथ इन सभी देशों को आपस में एक साथ खड़े होना है और राजनीतिक एकीकरण को लाना इनका उद्देश्य है। तो यानी कि यूरोपियन जो संघ है, यानी कि जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, इसका भी उद्देश्य आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना है, और वही उद्देश्य आसियान का भी है। ठीक है, आसियान ने आपने देखा होगा कि पहले सुरक्षा एकीकरण को बढ़ावा दिया उसने, फिर उसके बाद आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। तो आज की कंडीशन में वो राजनीतिक एकीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। ओके, लेकिन बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आसियान में समस्याएं नहीं हैं। ठीक है, आसियान में समस्याएं भी हैं। ओके, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया?
अरे यहां तक क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? हम्म। अब उसके बाद लिखो विभिन्नताएं। उसके बाद लिखो विभिन्नताएं। अब विभिन्नताएं लिखिए। इसमें लिखो यूरोपियन यूनियन। विभिन्नताओं में लिखिए डिफरेंसेस क्या क्या है। यूरोपियन यूनियन एक साझा बाजार। यूरोपियन यूनियन एक साझा बाजार और साझा मौद्रिक इकाई बन चुका है। यूरोपियन यूनियन एक साझा बाजार और साझा मौद्रिक इकाई बन चुका है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन में जो सदस्य देश हैं वो एक साझा बाजार करते हैं और साझा मौद्रिक इकाई है। ठीक है। इनकी जो करेंसी है वो एक दूसरे के देशों में चलती है। ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन एक साझा बाजार और एक साझा मौद्रिक इकाई है या इकाई बन चुका है। जबकि आसियान अभी भी जबकि आसियान अभी भी केवल मुक्त व्यापार क्षेत्र पर जबकि आसियान अभी भी केवल मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड एरिया है, एफटीए है। जबकि आसियान अभी भी केवल मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच विषमता काफी कम है। यूरोपियन यूनियन में देशों के बीच विषमता कम है। जबकि आसियान के देशों के बीच विषमता जबकि आसियान देशों के बीच विषमता अपेक्षाकृत अधिक है। जबकि आसियान देशों के बीच विषमता अपेक्षाकृत अधिक है। जबकि आसियान में देशों के बीच विषमता अपेक्षाकृत अधिक है। यूरोपीय देश यूरोपियन यूनियन में विकसित देश है। यूरोपियन यूनियन में विकसित देश है। यूरोपियन यूनियन में विकसित देश है। जबकि आसियान में जबकि आसियान विकासशील देशों का संगठन है। जबकि आसियान विकासशील देशों का संगठन है। जबकि आसियान विकासशील देशों का संगठन है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश यूरोप के एकीकरण का सदैव ध्यान रखते हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश यूरोप के एकीकरण का सदैव ध्यान रखते हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश यूरोप के एकीकरण का सदैव ध्यान रखते हैं। जबकि आसियान देशों के बीच ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है। जबकि आसियान देशों के बीच ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है। बड़ा देश नहीं है। ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है। अब लिखो आसियान का महत्व। हेडिंग लिखो आसियान का महत्व। या तो ऐसे लिख दो आसियान और विश्व
या हेडिंग लिख सकते हो आसियान का महत्व। आसियान और विश्व लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख लो आसियान का महत्व। इसमें लिखो आसियान दक्षिणी पूर्व एशिया में, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का या आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित 10 देशों का संगठन है। 10 देशों का संगठन है। आसियान एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति, आसियान एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति और वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख अभिकर्ता है। आसियान एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति और वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख अभिकर्ता है, एक प्रमुख एजेंट है, यानी कि अभिकर्ता है। यह विश्व स्तर पर यह विश्व स्तर पर एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। यह विश्व स्तर पर एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। अगले पैराग्राफ से लिखो दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में इसकी बढ़ावा देने में आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। आसियान ने कई क्षेत्रीय विवादों को आसियान के द्वारा कई क्षेत्रीय विवादों को सुलझाया गया है। आसियान के द्वारा कई क्षेत्रीय विवादों को सुलझाया गया है। और आतंकवाद को रोकने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आतंकवाद को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगले पैराग्राफ से लिखो आसियान ने अपने सदस्य देशों के बीच आसियान ने अपने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ाया है। आसियान ने अपने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ाया है। और मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा और मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा और मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया है। आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया है। आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया है। आगे लिखो, अगली लाइन में लिखो, अगले पैराग्राफ में, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है।
भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत 1992 में लेकिन भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार लेकिन भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार, 1996 में संवाद भागीदार, 1996 में संवाद भागीदार और 2002 में एक शिखर स्तरीय भागीदार बन गया। यानी कि 1992 में एक क्षेत्रीय भागीदार, 96 में एक संवाद भागीदार और 2002 में एक शिखर स्तरीय भागीदार बन गया और एक शिखर स्तरीय भागीदार बन गया और एक शिखर स्तरीय भागीदार बन गया। तो देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे 1992 में भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी को चलाया, उसका उद्देश्य यही था कि आसियान के साथ अपनी मजबूती को बढ़ावा देना है ताकि अपनी उपस्थिति को दर्ज किया जा सके वहां पर। तो हालांकि आसियान का सदस्य देश तो भारत नहीं है, लेकिन आसियान भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आसियान के लिए भी भारत काफी महत्वपूर्ण, यानी कि आसियान के लिए भी भारत महत्वपूर्ण है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो 1992 में तो हम आसियान के क्षेत्रीय भागीदार बने कि भाई ठीक है, हम इस क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। हालांकि आसियान का सदस्य देश नहीं है भारत। फिर 96 में हम एक संवाद भागीदार बन गए कि भाई जब मीटिंग होगी तो हम अपनी बातों को भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग का कोई हमारा अधिकार नहीं होगा। फिर 2002 में हम एक शिखर स्तरीय भागीदार बन गए कि जब भी कोई वार्ता होगी या जब भी कोई शिखर सम्मेलन होगा तो भारत को बुलाया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब, इसका मतलब ये है। यहां पर समझे? एक मिनट, अब मैंने यहां पर हेडिंग क्या लिखवाई है? आसियान और भारत। ठीक है, आसियान और भारत। एक मिनट। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हम करेंगे? आसियान और भारत की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? एक मिनट का टाइम दो हमें। नेटवर्क कम चल रहा है क्या आज? थोड़ा स्लो लिखवाना है। ओके भाई। 1 मिनट। इसमें आप लिखिए, अगले पैराग्राफ से लिखो, यानी कि आसियान जो विश्व मैंने लिखवाया है ना, इसमें लिखिए।
इसमें लिखो आसियान ने अगले पैराग्राफ से लिखो आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के साथ आसियान ने आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दिया है। घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दिया है जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया। जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया। जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, भारत, रूस। न्यूजीलैंड, भारत, रूस। भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ। न्यूजीलैंड, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका देशों के साथ संवाद साझेदारी को स्थापित किया है। संवाद यानी कि डायलॉग डिलीवरी, संवाद साझेदारी को बढ़ावा दिया है। संवाद साझेदारी को बढ़ावा दिया है। आसियान आसियान पूर्वी शिखर सम्मेलन। आसियान पूर्वी शिखर सम्मेलन। आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन। क्षेत्रीय मंच लिखो। आसियान प्लस 3। 3 का मतलब यहां पर चीन हो गया, जापान हो गया और साउथ कोरिया हो गया। आसियान प्लस 3। और आसियान प्लस 3 सहित बहुपक्षीय मंचों में शामिल है। सहित यानी कि आसियान पूर्वी शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान प्लस 3 जैसे बहुपक्षीय मंचों और संगठनों में शामिल है। जैसे बहुपक्षीय मंचों और संगठनों में शामिल है। संगठनों में शामिल है। विश्व के संदर्भ में आगे लिखो, अगले पैराग्राफ से। विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में आसियान अपनी भू राजनीतिक स्थिति। विश्व के संदर्भ में आसियान अपनी भू राजनीतिक स्थिति और बढ़ते आर्थिक महत्व के कारण विश्व के संदर्भ में आसियान भू राजनीतिक स्थिति और बढ़ते आर्थिक महत्व के कारण बढ़ते आर्थिक महत्व के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। रणनीतिक महत्व रखता है। रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि क्योंकि आसियान एक
बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि आसियान एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, क्योंकि आसियान एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, कौमा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, कौमा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, मतलब क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ी आबादी, कौमा प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, और बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, और बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। और बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। एक और पॉइंट इसमें लिख लो, आगे लिखो। विवादित दक्षिण चीन सागर, विवादित दक्षिण चीन सागर मुद्दा, विवादित दक्षिण चीन सागर मुद्दा, क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आसियान को महत्वपूर्ण बना देता है, आसियान को महत्वपूर्ण बना देता है, आसियान को महत्वपूर्ण बना देता है, आसियान को महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है। अरे यार कहाँ, आसियान को क्या बना देता है, महत्वपूर्ण बना देता है। चलो इतना ही बहुत है। अब उसके बाद अगर हम लिखें, अब लिखो भारत आसियान संबंध, हेडिंग डालो भारत आसियान संबंध। भारत आसियान संबंध। अब वो मैंने आसियान और विश्व इसलिए लिखवाया था कि घुमा फिरा के चलो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आसियान जो है विश्व के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्रीय संगठन है। मतलब इस टाइप से कुछ अगर कोई क्वेश्चन बनता है विश्व के संदर्भ में, अगर इसको देखा जाए तो तुम्हारे पास 2-3 पॉइंट है, तुम आराम से इसको एक तरीके से लिख सकती हो। अब भारत और आसियान संबंधों की बात करें, क्योंकि ये तो है ही हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आगे लिखिए भारत आसियान संबंध में लिखो
भारत बेशक आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत बेशक आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत आसियान के पूर्वी शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के साथ सक्रिय भागीदार है। लेकिन भारत पूर्वी शिखर सम्मेलन लेकिन भारत आसियान के पूर्वी शिखर सम्मेलन लेकिन भारत आसियान के साथ, ऐसे लिखो, पूर्वी शिखर सम्मेलन और आसियान आसियान क्षेत्रीय मंच में सक्रिय भागीदार है। सक्रिय भागीदार है। आसियान एक बृहत संभावनाओं वाला संगठन है। आसियान एक बृहत संभावनाओं वाला संगठन है जो जो साझे विकास को प्रोत्साहित करता है। जो साझे विकास को जो साझे विकास को प्रोत्साहित करता है। नंबर 1 लिखो, आर्थिक सहयोग। इसमें लिखो नंबर 1, जैसे अलग अलग तरह के सहयोग देख लेते हैं। नंबर 1 लिखो, आर्थिक सहयोग। आर्थिक हेडिंग लिखो इसी में, आर्थिक सहयोग। जो भारत आसियान संबंध है, आर्थिक सहयोग। इसमें लिखिए, भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2010 में लागू हुआ। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2010 में लागू हुआ। 2010 में लागू हुआ। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2010 में लागू हुआ ताकि दोनों पक्षों यानी कि भारत और आसियान, ताकि दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। ताकि दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। देखो, मैं आप लोगों से एक अनुरोध कर रहा हूं कि बेटा ग्रुप पे किसी भी तरह की इस तरह की बातें मत करो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, ग्रुप की अपनी एक मर्यादा होती है। मैं आप जब ग्रुप देख रहा हूं, मैंने ग्रुप देखो आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि आप लोग जो है आंसर राइटिंग कर सको। ये कोई आप लोगों का मंच नहीं है यहाँ पर कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे यहाँ पर। तो ऐसे तो ग्रुप चल ही नहीं पाएगा। इतने बच्चे इस ग्रुप में हैं, तो एक एक बच्चा अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा
तो भैया हो लिया काम फिर क्या होगा? फिर तो ग्रुप मुझे बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है। देखो बेटा, एक बात कहना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, पहली बात तो एक टीचर की फ्रीडमनेस होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं। कोई भी टीचर हो, वो किसी संस्था में बंध के नहीं पढ़ा सकता। उसकी अपनी फ्रीडम है, वो जहां पढ़ाना चाहे पढ़ाए। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भाई आज मैं कैरियर विल में पढ़ा रहा हूं, मैं हो सकता है कि कल मैं कहीं और भी पढ़ाऊं, मे बी। ठीक है। तो वो बात तो भाई टीचर की फ्रीडम आती है कि भाई वो जहां भी पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता है। लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि टीचर को अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए। यहां पर आप लोगों के मैं साथ हूं, क्योंकि ये एथिक्स होनी चाहिए, इस तरह की नैतिकता होनी चाहिए कि ताकि आपके सिलेबस को पूरा कराया जाए। तो इस बात में मैं आपका समर्थन करता हूं। ठीक है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आप ग्रुप पे, जैसे मैं कुछ टाइम के लिए इसको जो है ऑन कर देता हूं ग्रुप को, तो फिर उसके बाद में आप नालायकपंती शुरू कर देते हो, तो आगे से आपको आंसर भेजने के लिए मैं कम टाइम दूंगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 2.5 से 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, उस बीच में आप आंसर भेज सको। क्योंकि ज्यादा देर तक जब ग्रुप को ओपन रखा जाता है तो फिर आपके सामने जो है, यानी कि आप अनाप शनाप बातें करना शुरू कर देते हो, अपनी भावनाओं को यानी कि व्यक्त करके दूसरों को भड़काना शुरू कर देते हो। भैया इस तरह की राजनीति मत अपनाया करो। ठीक है। कुल मिलाकर बेटा, मैंने आपके पक्ष की बात कह दी है कि पहली बात तो देखो, टीचर फ्री है, वो जहां पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि टीचर को अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे लिए तो बेटा आप लोग भगवान हो। कायदे में देखा जाए तो भाई हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो ना। आपसे ही तो हमारा नाम बनता है। भाई DK चौधरी को कौन जानता है? अगर जानेगा तो आपकी वजह से ही तो जानेगा। तो मेरा वजूद आप लोगों के साथ है। मार्केट में जो भी पहचान किसी टीचर की बनती है तो बच्चों की वजह से बनती है। और टीचर की अपनी खुद की उसमें मेहनत भी होती है। चलिए खैर आगे बढ़े, फिर हमारा ये टॉपिक रह जाएगा, इसी में चलती रहेगी बातें। हमें ये कोर्स खत्म भी करना है। तो इसमें आगे लिखो, आसियान भारत का आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जबकि भारत आसियान के लिए जबकि भारत आसियान के लिए सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जबकि भारत आसियान के लिए जबकि भारत आसियान के लिए सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चलिए खैर आगे लिखो, राजनीतिक राजनीतिक सहयोग या राजनीतिक साझेदारी। हेडिंग लिखो, राजनीतिक साझेदारी। इसमें लिखो, भारत और आसियान
हेडिंग लिखो इसमें राजनीतिक साझेदारी, जो हम भारत और आसियान की बात कर रहे हैं, राजनीतिक साझेदारी। इसमें लिखिए भारत और आसियान, भारत और आसियान सुरक्षा कौमा आतंकवाद विरोधी, भारत और आसियान सुरक्षा कौमा आतंकवाद विरोधी, भारत और आसियान सुरक्षा कौमा आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। समुद्री सुरक्षा, जिसको समुद्री सुरक्षा मतलब जिसको समुद्री डकैत कहते हैं, पायरेसी वगैरह होती है। तो होता नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग यहाँ से निकल के गुजर के जाता है तो भाई समुद्री सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। मान लो पप्पू भाई साहब हैं, इन्होंने मलक्का जल संधि जहां पर है वहां पर एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, और जिस ग्रुप का नाम है नालायकों का ग्रुप, और वहां से अगर कोई मान लो कोई ब्रिटेन का जहाज आ रहा है या अमेरिका का कोई जहाज होकर गुजर रहा है और उसको जो है दबोच लिया, ठीक है, और अमेरिका से मांगी फिरौती कि भाई तुम्हारा माल हमारे पास है, या तो हमें इतना पैसा तुम दे दो, नहीं तो भैया तुम्हारा माल समुद्र के नीचे गया। इसको हम समुद्री डकैती कहते हैं। तो यानी कि यहां से एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग होकर गुजरता है, तो इसका मतलब समुद्री सुरक्षा भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बीच बीच में कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि फलाने देश का जो है जहाज जो है डकैतों ने लूट लिया, ठीक है, तो इनको हम समुद्री डकैत कहते हैं। क्या कहेंगे? समुद्री डकैत। तो कुल मिलाकर अगर हम राजनीतिक सहयोग की बात करें, राजनीतिक साझेदारी की बात करें, तो भारत और आसियान सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आसियान के लिए भी जरूरी है, भारत के लिए भी जरूरी है देखा जाए तो। अब आगे लिखो, इसमें आगे लिखो भारत और आसियान के बीच कई सुरक्षा सहयोग समझौते भी हुए हैं। भारत और आसियान के बीच कई सुरक्षा सहयोग समझौते भी हुए हैं, जिनमें जिसमें साझा जिसमें साझा सैन्य सहयोग और रक्षा सौदे शामिल हैं, जिसमें साझा सैन्य सहयोग और रक्षा सौदे भी शामिल हैं। अगले पैराग्राफ में लिखो भारत और आसियान के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है। भारत और आसियान के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है। और दोनों पक्षों के मध्य एक सांस्कृतिक इतिहास और दोनों पक्षों के मध्य सांस्कृतिक इतिहास भी रहा है, और दोनों पक्षों के मध्य सांस्कृतिक इतिहास भी रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि थाईलैंड की बात करें, हम कंबोडिया की बात करें, जैसे अंकोर वाट मंदिर, तो आपने देखा होगा कि जो बौद्ध वाला यानी कि बौद्ध धर्म है, उसकी बहुत सी संस्कृतियां जो है साउथ एरिया के देशों में, साउथ एशिया के देशों में, भारत में भी हैं। तो हमारा एक इतिहास रहा इन देशों के साथ बड़ा अच्छा,
जो एक सांस्कृतिक इतिहास भी रहा है संस्कृतियों के आदान प्रदान का। अब आगे लिखो अगले पैराग्राफ से। भारत और आसियान ने पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। भारत और आसियान ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया है, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। या तो ऐसे लिख लो भारत और आसियान ने पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, या ऐसे लिख लो भारत और आसियान ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया है। भारत और आसियान ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया है, जिसमें पर्यटन शिक्षा जिसमें पर्यटन शिक्षा जिसमें पर्यटन और शिक्षा भी शामिल है जिसमें पर्यटन और शिक्षा भी शामिल है। अगले पैराग्राफ से लिखो 2015 में भारत और आसियान ने 2015 में भारत और आसियान ने भारत आसियान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। 2015 में भारत और आसियान ने भारत आसियान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। भारत आसियान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य व्यापार कौमा निवेश कनेक्टिविटी और सुरक्षा क्षेत्र को जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश कनेक्टिविटी और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश कौमा कनेक्टिविटी और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। दो 2018 में भारत आसियान 2018 में भारत और आसियान ने 2018 में भारत और आसियान ने पहली भारत आसियान समुद्री वार्ता आयोजित की। 2018 में भारत और आसियान ने पहली भारत आसियान समुद्री वार्ता आयोजित की जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अतः भारत के लिए आसियान अतः अगली पैराग्राफ से लिखो, अतः भारत के लिए आसियान एक प्रमुख आर्थिक भागीदार अतः भारत के लिए आसियान एक प्रमुख आर्थिक भागीदार और प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। अतः भारत के लिए आसियान प्रमुख आर्थिक भागीदार और प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। प्रमुख रणनीति सहयोगी है। आसियान के लिए भारत एक प्रमुख उभरती शक्ति है। आसियान के लिए भारत एक प्रमुख उभरती शक्ति है। जो
दक्षिण पूर्व एशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि जो दक्षिण पूर्व एशिया की आर्थिक जो दक्षिण पूर्व एशिया की जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा में सहायक है। जो मतलब आसियान भी इस बात को मान के चलता है कि भारत एक उभरती शक्ति है जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा में सहायक है। तो मतलब भारत को भी आसियान कमजोर तरीके से नहीं देखता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भारत पहले जैसा वाला भारत नहीं है। उसने अपने विकास को हर तरीके से बढ़ावा दिया है। और सही बता रहे हैं कि पप्पू भाई साहब को अगर भारत का पीएम बना दिया जाए तो कहने का मतलब है कि विद इन 10 ईयर्स 10 सालों के अंदर पप्पू भाई साहब चाइना को और अमेरिका को चने चबा देंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में भारत अपनी इतनी हवा बना चुका होगा कि अमेरिका और चाइना भी अपने आप में एक दिन झुक जाएगा। दूर से ही ये नमस्कार किया करेंगे, भाई साहब, बड़े भाई साहब कैसे हो आप। जैसे आज हम जो है अमेरिका को अंकल सैम बोलते हैं, अंकल सैम गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। भाई भारत की स्थिति ऐसी तो थी। हालांकि अब तो चलो खैर भारत जवाब देने लगा है, काउंटर करने लगा अमेरिका को भी। लेकिन 2000 से पहले की स्थिति देखो भारत की। अमेरिका ने कुछ कहा तो भारत एक कोने में चुप जाके बैठ जाया करता था, भाई अंकल सैम कह रहे हैं। एक भारत के अंदर एक डर पैदा हुआ हो जाता था। लेकिन इवन अगर पप्पू भाई साहब के हाथ में अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो 10 सालों के अंदर अंकल सैम और ये जो एशिया में चाइना है तो इनको चने चबा देंगे। चलिए खैर, चलिए खैर, ओके। खैर, कहने का मतलब है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है और भारत की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में बहुत आगे तक लेके जाए। हालांकि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूती उन्होंने आगे दिखाई है। लेकिन बट हमें इस मजबूती से यानी कि हमें इस मजबूती को और आगे लेके जाना होगा, क्योंकि भारत आर्थिक स्थिति में आज भी कमजोर है। अगर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो इवन अगर आप देखें तो वाकई हम आज इतने सक्षम हो चुके होते कि चाइना को भी हम सीधा जवाब दे सकते थे, अमेरिका को भी सीधा जवाब दे सकते थे। जैसे आज चाइना कई बार बंदर की हुक्कड़ी दिखा देता है, कहता है ना भाई, चाइना और अमेरिका के बीच में जब हो जाता है आपस में वार्ता वॉर होती है तो चाइना कह भी देता भाई जो तुझे करना कर ले। ठीक है, हालांकि भारत आज उस स्थिति में नहीं है, ठीक है, वो ऐसे कह सके, लेकिन बट आने वाला भविष्य भारत का है। अगर भारत सही व्यक्ति के हाथ में आ गया तो देन भारत को एक पूरे विश्व स्तर पर महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के अंदर अपार संभावनाएं हैं। लेकिन भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारना होगा। भारत के अंदर जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, भारत के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो एक आंतरिक संकट है भारत के अंदर, उस पर भी भारत को पूरा फोकस करना होगा। ठीक है, खैर आगे लिखो। भारत, इसी में लिख लेना, भारत अधिकतर आसियान देशों के साथ भारत अधिकतर आसियान देशों के साथ संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। भारत अधिकतर आसियान देशों के साथ संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। नौसेना, संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास, पहला आसियान यानी कि पहला
या ऐसे लिखो, पहली बार आसियान भारत समुद्री अभ्यास, पहली बार, पहली बार आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि आसियान में जितने भी 10 सदस्य देश हैं वो मिलकर भारत के साथ एक समुद्री अभ्यास करेंगे 2023 में। हालांकि भारत आसियान के कई सदस्य देशों के साथ संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास तो वैसे भी करता है, जैसे जापान के साथ करता है, वियतनाम के साथ करता है, इंडोनेशिया के साथ करता है, तो कई देशों के साथ करता है। ठीक है, लेकिन पहली बार आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जबकि, चलो नहीं, आगे लिखो, जबकि छोड़ो। वियतनाम परंपरागत रूप से, वियतनाम पप्पू कह रहे हैं कि सर हाल में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें चीन का कोई मिलिट्री ऑफिसर बोला था कि इंडिया के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सके। ऐसा नहीं है, भारत इतना कमजोर थोड़ी है। मतलब कहने का मतलब है, चलो हम मान रहे हैं कि भारत चाइना की तरह उतना मजबूत नहीं है, लेकिन भारत इतना कमजोर भी नहीं है। भारत 1962 का भारत नहीं है आज की डेट में कि जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इतना भी कमजोर नहीं है भारत के जवाब नहीं दे पाएगा। भारत के हाथ में भी, यानी कि भारत के पास भी अच्छे आधुनिक हथियार हैं। ठीक है, खैर, अब एक काम करो, छोटा छोटा सा मैं थोड़ा पॉइंट लिखवाता हूं। भारत और वियतनाम लिखो, लिखो, हेडिंग डालो भारत वियतनाम, एक एक लाइन में सब देशों के साथ थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं बता दूं। भारत वियतनाम, भारत वियतनाम, इसमें लिखो भारत और वियतनाम परंपरागत रूप से रक्षा मुद्दे, भारत और वियतनाम, ऐसे लिखो, भारत और वियतनाम रक्षा मुद्दे और द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर लिखो भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर, नहीं एक और पॉइंट लिख लो, भारत वियतनाम में एक और पॉइंट लिख लो, अभी मत लिखो। इसमें लिखो भारत और वियतनाम ने, भारत और वियतनाम ने भारत और वियतनाम ने अभी हाल में ही पारस्परिक लॉजिस्टिक, भारत और वियतनाम ने अभी हाल में ही पारस्परिक लॉजिस्टिक, पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और वियतनाम के मध्य 11 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। भारत और वियतनाम के मध्य 11 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। फिर लिखो भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर,
इसमें लिखो भारत और सिंगापुर भारत और सिंगापुर आर्थिक साझेदारी और सामरिक सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत और सिंगापुर आर्थिक साझेदारी और सामरिक सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। सामरिक सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे लिखो भारत और म्यांमार, मतलब अगली लाइन में लिखते चले जाओ, भारत और म्यांमार धार्मिक व सांस्कृतिक भारत और म्यांमार धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। और म्यांमार भारत से सीमा साझा करने वाला और म्यांमार भारत के साथ सीमा साझे करने वाला एकमात्र आसियान देश है। म्यांमार भारत से सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान देश है और दोनों देशों के मध्य 2 बिलियन और दोनों देशों के मध्य 2 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार होता है। और दोनों देशों के मध्य 2 बिलियन यानी कि $2 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत म्यांमार के साथ भारत म्यांमार के साथ या ऐसे लिखो भारत और म्यांमार कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में शामिल हैं। और त्रिपक्षीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में शामिल हैं। उसके बाद लिखो थाईलैंड। भारत और थाईलैंड भारत और थाईलैंड आसियान पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आसियान पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। और बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। दोनों देशों के मध्य यानी कि भारत और थाईलैंड आसियान पूर्वी एशिया आसियान नहीं, वो आसियान काट देना। भारत और थाईलैंड पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। और बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। दोनों देशों के मध्य 15 यानी कि $15 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। दोनों देशों के मध्य 15 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार होता है। ठीक है। अब आगे लिखो
इतना मैंने कुछ देश तो बता दिए, उनके साथ क्या क्या किस तरह का सहयोग है। अब उसके आगे लिखो, भारत के लिए आसियान, यानी कि भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालो, भारत के लिए, हेडिंग डालो, थोड़ा खत्म करते हैं। भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें लिख लो, भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में लिखवा देता हूं, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर 1 लिखो, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है, यानी कि कहने का मतलब लिखो, नंबर 1 लिखो, सुरक्षा व विकास के संदर्भ में, सुरक्षा और विकास के संदर्भ में आसियान, सुरक्षा व विकास के संदर्भ में आसियान भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। आसियान भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे भी भारत कनेक्टिविटी को क्यों बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां विकास कम है। तो कहने का मतलब है कि एक तो वहां पर विकास हो सके, दूसरी बात यह है कि भाई सुरक्षा का भी एक मुद्दा है। तो वो आसियान के साथ अपना संबंधों को क्यों मजबूत कर रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि ताकि नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा और विकास के संदर्भ में आसियान नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि म्यांमार नॉर्थ ईस्ट के साथ लगा हुआ है, जो कि आसियान और भारत के बीच में एक सेतु का काम करता है। तो सुरक्षा व विकास के संदर्भ में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए आसियान महत्वपूर्ण है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, भारत और आसियान कुल जनसंख्या का, भारत और आसियान विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 है। विश्व की कुल जनसंख्या का, भारत और आसियान विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है। और भारत और आसियान, और भारत और आसियान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत और आसियान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट लिखो, आसियान देश चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए, आसियान देश चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए, आसियान देश चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए हमेशा भारत की ओर देखते हैं। हमेशा भारत की ओर देखते हैं। क्योंकि भारत एशिया का, क्योंकि भारत एशिया का महाशक्ति वाला, महाशक्तिशाली देश है। क्योंकि भारत भी एशिया का, क्योंकि भारत भी, क्योंकि भारत भी एशिया में मां, यानी कि महाशक्ति की तरह देखा जाता है। क्योंकि भारत भी एशिया में महाशक्ति की तरह देखा जाता है। नंबर 3 लिखो,
भारत को सुरक्षा परिषद भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए आसियान देशों का समर्थन आसियान देशों के समर्थन की जरूरत है। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए आसियान देशों के समर्थन की जरूरत है। आसियान देशों के समर्थन की जरूरत है। मैंने हेडिंग क्या लिखवाई थी भाई? अगला पॉइंट लिखो, आसियान एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आसियान एशियाई प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और नियम आधारित आसियान एशियाई प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और नियम आधारित सुरक्षा के दृष्टिकोण का नियम आधारित सुरक्षा के भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। नियम आधारित सुरक्षा के भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ, ताकि इसमें एक और पॉइंट लिखो, ताकि दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन स्वतंत्रता को ताकि दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन स्वतंत्रता प्रभावित ना हो ताकि दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। जैसे आपने देखा कि ये जैसे चाइना है, इसके नीचे साउथ चाइना सी है, तो यहां पर अब क्या है कि आसियान के साथ तो मुश्किल, भाई आसियान की भी सुरक्षा खतरे में आ जाती है। अब वो खतरे में क्यों आ जाती है? क्योंकि साउथ चाइना सी में तो भैया वो आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, नेविगेशन जो रूल्स हैं उनको नहीं मान रहा। फिलीपींस पहुंच गया, ठीक है, वियतनाम पहुंच गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा भाई चाइना तुम ये तो बहुत गलत कर रहे हो। तो चाइना ने कहा भाई जो तुम्हें करना कर लो, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत चाइना की इस बात का समर्थन नहीं करता कि वो नेविगेशन रूल्स को तोड़े। और अगर इस तरीके से उसकी नेविगेशन रूल्स को तोड़ने की प्रवृत्ति आगे बढ़ी तो कल को वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरे के पूरे को प्रभावित कर देगा। तो इसका मतलब वहां से होकर गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उसकी कमांड में आ जाएंगे, ठीक है, और वो अपने तरीके से फिर संचालित कर सकता है। तो भाई साहब, आसियान देश भी परेशान है और इस मामले में भारत का दृष्टिकोण आसियान देशों के साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पर भी जो है आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज साउथ चाइना सी में जिस तरीके से वो अपने प्रभावशीलता को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी वो हिंद महासागर में दे रहा है। तो देन चाइना को वहां रोकना बहुत जरूरी है। तो आसियान इस मामले में बड़ी हेल्प कर रहा है, तो आसियान उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल को। इसके अलावा लिखो, भारत आसियान देशों के साथ
व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे रहा है। भारत आसियान देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे रहा है और संबंधों को गहरा कर रहा है और संबंधों की गहराइयों को बढ़ावा दे रहा है और संबंधों की गहराइयों को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए भारत का पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस है। इसलिए भारत का पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस है। ज्यादा फोकस है। ज्यादा फोकस है। अगला पॉइंट लिखो, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण है या सफल बनाने में महत्व रखता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाने में महत्व रखता है। आगे अगला पॉइंट लिखो, भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है। भारत एपेक का सदस्य देश नहीं है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य देश नहीं है। सहयोग का सदस्य देश नहीं है। लेकिन इस समूह में प्रवेश करने के लिए आसियान का समर्थन आवश्यक है। लेकिन इस समूह में प्रवेश करने के लिए आसियान का समर्थन आवश्यक है। आसियान का समर्थन आवश्यक है। आसियान का समर्थन आवश्यक है। मुझे लगता है एक पॉइंट रह जाएगा इसमें, शायद करवाऊंगा। फिर लिखो चुनौतियां। इसकी आसियान की चुनौतियां लिख लो। थोड़ा तेजी के साथ लिखना भाई, टाइम हुलिया ही खत्म करवा दूं इसको मैं। चुनौतियां नंबर 1 लिखो, चीन की विस्तारवादी नीति। चीन की विस्तारवादी नीति आर्थिक और सैन्य हठधर्मिता। चीन की विस्तारवादी नीति कौमा आर्थिक और सैन्य हठधर्मिता। आर्थिक और सैन्य हठधर्मिता आसियान की एकता को कमजोर करती है। आसियान की एकता को कमजोर करती है या आसियान की एकता के लिए चुनौती है। आसियान की एकता के लिए चुनौती है। चीन आसियान देशों के विरोध के बाद भी चीन आसियान देशों के विरोध के बाद भी चीन आसियान देशों के विरोध के बावजूद भी दक्षिण चीन सागर में दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन रूल्स को तोड़ रहा है। नेविगेशन रूल्स को तोड़ रहा है और आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है। और आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है। आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है।
नंबर 2 लिखो उत्तरी कोरिया परमाणु विवाद। नंबर 2 लिखो उत्तरी कोरिया परमाणु विवाद। कौमा हिंद महासागर में जहाजों की सुरक्षा। हिंद महासागर में जहाजों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उत्तरी कोरिया परमाणु विवाद, क्योंकि भैया उत्तरी कोरिया ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है, वो भी यार इनके ऊपर बैठा हुआ है, साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर है। दूसरा, हिंद महासागर में जहाजों की सुरक्षा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, आगे लिखो। आंतरिक व बाहरी सुरक्षा चुनौतियां, यानी कि तीसरा पॉइंट लिखो आंतरिक व बाहरी सुरक्षा चुनौतियां, मतलब आसियान देशों के अंदर और बाहर आंतरिक व बाहरी सुरक्षा चुनौतियां। चौथा लिखो बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी। बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी। बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी मतलब जैसे हम भारत का ही देखें, तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत जो है, अगर चुनौती देखा जाए कि भारत के समक्ष आसियान को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये कहने का मतलब कि ये जो चुनौतियां हैं आप इसको भारत के संदर्भ में देख सकते हैं, यानी कि भारत के संदर्भ में, क्योंकि पॉइंट तो हमारे लिए ही बनेगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो देखें तो बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारे सामने, क्योंकि हमारे जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो ये एक समस्या है। आगे लिखो, एक और पॉइंट लिखो, अवैध प्रवास कौमा निर्जातीय संकट। अवैध प्रवास कौमा निर्जातीय संकट। अवैध प्रवास कौमा निर्जातीय संकट आदि। अवैध यानी कि प्रवास और निर्जातीय संकट आदि। अगला पॉइंट लिखो, आसियान देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताएं हैं। आसियान देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताएं हैं। आसियान देशों के अलग अलग हित, हेलो, आसियान देशों की अलग अलग हित और प्राथमिकताएं हैं। आसियान देशों की अलग अलग हित और प्राथमिकताएं हैं। अब आगे लिखो आप, सुझाव लिखिए। यानी कि भारत व आसियान के संदर्भ में सुझाव क्या होंगे, तो सुझावों के पॉइंट पे लिखो। भारत और आसियान के बीच भारत और आसियान के बीच भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी कॉरिडोर को भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करना होगा। भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, दक्षिण चीन सागर में, दूसरा पॉइंट लिखो, दक्षिण चीन सागर में ऊर्जा सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा।
क्योंकि दक्षिण चीन सागर में आपने देखा होगा कि खनिज हैं, तेल भंडार है, तो वहां कल को चाइना जो है पूरा अधिकार ना कर ले, तो देन ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा। तीसरा लिखो, चीन की जो आक्रामक नीति है उसको संतुलित, चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करना होगा। चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने की आवश्यकता। आसियान के साथ, अगला पॉइंट लिखो, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते का बेहतर उपयोग करना होगा। आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते का बेहतर उपयोग करना होगा। आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को बेहतर करना होगा ताकि व्यापार व निवेश को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके। अगला पॉइंट लिखो, त्रिस्तरीय भारत म्यांमार थाईलैंड, त्रिस्तरीय भारत म्यांमार थाईलैंड। राजमार्ग का विस्तार करना होगा। यानी कि त्रिस्तरीय भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का विस्तार करना होगा, यानी कि आसियान देशों तक इसको और आगे बढ़ाया जा सके। अगला पॉइंट लिखो, आसियान भारत वायु परिवहन, भारत आसियान वायु परिवहन व डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा। भारत आसियान वायु परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा। आतंकवाद, अगला पॉइंट, आतंकवाद जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, आतंकवाद जलवायु परिवर्तन व आर्थिक असमानता पर दोनों पक्षों को साझे सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा, साझे सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। आतंकवाद जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता मुद्दों पर साझे सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। अगला पॉइंट लिखो, दोनों पक्षों के मध्य पर्यटन, शिक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, दोनों पक्षों के मध्य पर्यटन, शिक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। दोनों पक्षों के बीच समुद्री शिक्षा, दोनों पक्षों के बीच समुद्री शिक्षा और आतंकवादी विरोधी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित मतलब दोनों पक्षों को समुद्री शिक्षा और आतंकवादी क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना होगा, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना होगा, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना होगा। चलिए खैर ये पॉइंट काफी है। तो कुल मिलाकर अगर चुनौतियां देखें तो भारत के संदर्भ में देख लिया हमने, भारत व आसियान के संदर्भ में सुझाव भी देख लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। भारत
व आसियान द्विपक्षीय चर्चा करते हुए दोनों पक्षों के मध्य की विवेचना कीजिए। और भारत और भारत दक्षिण पूर्व एशिया व पूर्व एशिया में चीन को कैसे करने में सक्षम है। तो क्वेश्चन ये कि भारत व आसियान द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा करते हुए, द्विपक्षीय हटा दूं क्योंकि कई तरह का द्विपक्षीय नहीं है, चलो द्विपक्षीय है ना, भारत और आसियान, ठीक है। भारत व आसियान द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा करते हुए दोनों पक्षों के मध्य चुनौतियों की विवेचना कीजिए और भारत दक्षिण पूर्व एशिया व पूर्व एशिया में चीन को कैसे प्रति संतुलित करने में सक्षम है। तो ये आपको 250 वर्ड्स में आपको बताना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, कर सकते हो मुझे। चलिए खैर, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।